हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका BHDLA 135 यानी कि जो हिंदी भाषा विविध प्रयोग का पेपर है उसके सभी के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम और भी पार्ट्स लेकर आएंगे ताकि आपके जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो वो हम कवर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि किसी भाषा के लिए लिपि के महत्व पर उदाहरण के साथ अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि कोई भी जो भाषा होती है, हर एक भाषा की क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, तो लिपि किसी भी भाषा का अभिन्न हिस्सा होती है और उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसी भी भाषा की जो पहचान है वो उसकी लिपि से होती है। लिपि ना केवल भाषा के शब्दों को लिखने का माध्यम है, बल्कि उस समाज और संस्कृति की पहचान भी होती है जिससे वह जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो लिपि केवल भाषा को लिखने का माध्यम ही नहीं होती। अब यहाँ पर क्या क्या है जो हम लिपि के द्वारा कर सकते हैं? तो लिपि के जरिए ही हम अपने विचारों और भावों को सुरक्षित रख सकते हैं। लिपि के कारण ही हम भाषा संबंधी चिंतन कर पाते हैं। लिपि के कारण ही हम भाषा की साहित्यिक और सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित कर पाते हैं। लिपि के कारण ही हम भाषा को समृद्ध कर पाते हैं। तो लिपि के कारण ही हम भाषा के मानक रूप का संरक्षण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो आपके बेनिफिट्स हैं ये लिपि के हैं कि जो लिपि है उससे हम भाषा के शब्दों को और उनके मूल रूप में बनाए रख पाते हैं और इसकी वजह से हम भाषा को अंकित रूप में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। भाषा को दिक् और काल की सीमाओं से परे ले जा सकते हैं। लिपि के कारण हम लुप्त प्राय सभ्यताओं के बारे में भी हम जानकारी पा पाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है आपकी, और आपकी हड़प्पा की जो सभ्यता है उनकी अपनी अपनी लिपि थी। तो उनकी जब हमें लिपि मिलती है तो लिपि से ही हम वो लुप्त हुई जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। अब यहाँ पर उदाहरण है आपके पास कि उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा को लें। हिंदी की जो लिपि है बच्चों, वह क्या है? वह है देवनागरी, जो न केवल भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है बल्कि यह भारतीय सभ्यता और ज्ञान की परंपरा से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो हिंदी है वो भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई है, हिंदी जो भाषा है और उसकी जो लिपि है। जब हम हिंदी के ग्रंथों जैसे कि आपका रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषदों को पढ़ते हैं तो यह लिपि हमें उस समय की सोच, दर्शन और समाज की संरचना को समझने का अवसर प्रदान करती है। वर्तनी संबंधी जो आपके नियम है बच्चों, अब हम यहाँ पर उनको उदाहरण सहित डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्तनी संबंधी नियमों के बारे में बताना है। वर्तनी का मतलब होता है जो भी हम वर्डों को जो हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो नियम है वो। तो वर्तनी में परसर्ग कारक चिन्ह का जो है प्रयोग के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो परसर्ग संज्ञा से अलग लिखा जाता है, सर्वनाम से जुड़ा रहता है, किंतु लगातार दो परसर्ग रहे तो पहला सर्वनाम से जुड़ा रहेगा और दूसरा उससे अलग। तो मैंने गलती नहीं की थी, तो यहाँ पर ये जो मैंने शब्द है ये यहाँ पे हमें ऐसे लिखना होता है। ठीक है, यानी कि सर्वनाम के साथ ये जुड़ा रहता है ना। फिर वर्तनी में हलंत का प्रयोग, जो हमारी वर्तनी है उसमें हलंत का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान, वान, हान। ठीक है, ये आपको दिख रहा है हलंत, देखो म न, और ये हमने इसके नीचे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। ठीक है, तो जब भी हम किसी को श्रीमान कहते हैं, आयुष्मान कहते हैं, महान कहते हैं, तो ये जो हलंत है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इसको वर्तनी के लिए यूज कर रहे हैं। विद्या, शुद्ध, ठीक है, तत्सम शब्दों में भी हलंत का जो प्रयोग है वो किया जाता है। फिर वर्तनी में हम लोग प्रयोग करते हैं योजक चिन्हों का। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच में, जैसे गीता, संगीता, माता पिता, खरा खोटा, है ना, इन सब में हमें क्या दिख रहा है? ये आपका योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, विभिन्न शब्दों में हम देख रहे हैं कैसे विभिन्न शब्दों के युग्म से जो योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, सा, सी, से के जो शब्द होते हैं उसमें भी योजक चिन्ह लगता है, जैसे तुम सा, मीरा सी भक्त। ओके, और मध्य के अर्थ में लगता है कालका हावड़ा मेल। ठीक है, ये कालका हावड़ा मेल जो हम लिखते हैं उसके बीच में भी हमें हलंत लगाना होता है। उसके बाद है वर्तनी में रैफ के चिन्हों का प्रयोग। तो बच्चों आपको पता होगा कि ये जो हम मात्रा ऊपर लगाते हैं,
जैसे कि अगर मैं गर्म लिखूं तो ये मात्रा ऊपर लगाऊंगी तो इस मात्रा को हम लोग रैफ की मात्रा कहते हैं। तो रैफ रा का ही एक रूप है जिस वर्ण के बाद र का झटके से उच्चारण हो, ठीक है, ठीक उसी वर्ण के बदले में हम र का प्रयोग करते हैं। तो रैफ की मात्रा का यूज हम जब करते हैं जब झटके से उच्चारण हो, जैसे कि वर्ष, ठीक है, शर्म, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रैफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। फिर वाला, वाली, वाले, कर आदि प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो वाला, वाली, वाले का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए और कर का प्रयोग पूर्वकालीन क्रिया या क्रिया विशेषण बनाने के लिए होता है। जैसे कि दूध वाला, चाय वाला, सोकर, बैठकर, ठीक है। तो विशेषण बनाने के लिए और कर का प्रयोग होता है पूर्वकालीन क्रिया बनाने के लिए, ठीक है, बैठकर। तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया है वो बैठकर पहले ही हो चुका है, तो यह हमारी क्या है, पूर्वकालीन क्रिया है, ठीक है। फिर आपका आता है की का प्रयोग। तो की का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो पदों के बीच संबंध दर्शाने और करना, ठीक है। तो की का प्रयोग होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है, उनके बीच में संबंध दर्शाने के लिए, और करना होता है क्रिया के भूतकालिक रूप में यह प्रयोग होता है, करना जो शब्द है। तो मोहन की गाय, बैलों की कथा, महाराणा प्रताप ने लड़ाई की, तो ये सारे आपके यहाँ पर की के उदाहरण हैं, ठीक है, की के। मोहन की गाय, बैलों की कथा, ये आपके की के उदाहरण है। फिर ये जो आपका ड से ढक्कन और ये होता है, ये वाला दोनों, ठीक है, इनका प्रयोग किसी शब्द के मध्य या अंत भाग में किया जाता है, जबकि ढ का प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाता है। जैसे कि जब आप मध्य में यूज लिख रहे हो कोई वर्ड तो उसमें आप ये वाले ढ का यूज करोगे, डपली वाले का, और अगर आप शुरू में लिख रहे हो इसको तो सिंपल ऐसे ही लिख दोगे जब आपको बिंदी नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब बीच में आएगा तो बिंदी, शुरू में आएगा तो बिंदी नहीं आएगी। श, श और स इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यदि आ से भिन्न स्वर रहे तो श से षडकोण का यूज करेंगे, यानी कि जब हमें आ की साउंड ना आ रही हो, आ की साउंड ना आ रही हो, जैसे कि विषम, यहाँ पर हमें कोई भी आ की साउंड नहीं आ रही, आकर्षित, धनुष, पुरुष, तो जब भी यहाँ पे जो श है उसमें आ की हमें कोई भी साउंड नहीं देखने के लिए मिल रही, इस वजह से हमने यहाँ पर श से षडकोण का यूज करना है। और टा वर्ग से पहले भी श से षडकोण का यूज किया जाता है, जो जैसे कि आपका विशिष्ट, शिष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, नष्ट, ठीक है, इसमें आपने क्या करा, श से षडकोण का यूज करा। ऋ से ऋषि के बाद भी श से षडकोण का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चा वर्ग की, ठीक है, चा में आपका आता है चा, छा, जा, झा, ठीक है, इनके साथ जो है ये वाले श का यूज होता है, जैसे निश्चल। फिर शा और श से षडकोण दोनों का एक साथ प्रयोग हो तो शा का फिर श से षडकोण का प्रयोग होता है। अगर हमें दोनों एक साथ यूज करने हैं तो पहले ये वाले का यूज करोगे आप लोग, देन बाद में ये वाले का यूज करोगे। जैसे कि आपका विशेष, शोषण, शीर्षक, विशेषण। वर्तनी में आगे ता वर्ग रहने पर सा का प्रयोग होता है। अगर वर्तनी में पहले ता वर्ग है और उससे पहले स की साउंड आ रही है तो हम वहां पर सा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये ता से पहले सा, ता से पहले आपको सा देखने के लिए मिल रहा है। फिर है आपका अनुस्वर और चंद्र बिंदुओं का प्रयोग। तो अनुस्वर और उच्चारण में अंग की ध्वनि मुख से निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। इसका प्रयोग आ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है, जैसे कि संभव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद देखो क्या कह रहा है, स, फिर ये अम आ रहा है, इसमें आपका संधि विच्छेद, फिर भव, भव, तो ये आपका क्या बन गया, असंभव। इस शब्द में अंग का उच्चारण अ प्लस म जैसा हुआ है, पर अलग अलग शब्दों में इसका रूप भी बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग संचरण में देख सकते हो, यहाँ पर इसका यूज हुआ है अ और न के लिए, संभव में अ और मा के लिए, संघर्ष में इसके लिए हुआ है, और संचयन में अ और न के लिए हुआ है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु एक विशेषक चिन्ह है जो देवनागरी, गुजराती, बांग्ला, उड़ीसा, तेलुगु, जावा की लिपि आदि में प्रयुक्त होता है। तो चंद्र बिंदु का जो स्कोप है वो बहुत हमें ज़्यादा दिखाई देता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वहाँ पर, इसका आकार चंद्रमा जैसा होने से इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। यह अनुनासिक को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए चांद देवनागरी में और ये बांग्ला में चांद लिखा हुआ है, इसमें भी आप चंद्र बिंदु को देख सकते हैं। वर्तनी में ई और ई का प्रयोग अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्तनी में किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ई रहने पर उसके बहुवचन शब्द में बड़ी ई की
जगह छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा शब्द के अंत में अगर बड़ी ई है लेकिन फिर उसका बहुवचन जो है, उसका बहुवचन रूप में बड़ी ई की जगह छोटी ई का यूज करेंगे। यानी कि जब हम नदी लिख रहे हैं, ये नदी एक संज्ञा शब्द है, इसके अंत में हमें बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे, ठीक है, जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो हम छोटी ई की मात्रा का यूज करेंगे। तो नदियाँ, गाड़ियाँ, ठीक है। वर्तनी में ऊ और ऊ का अगर हम लोग प्रयोग देखें तो जैसे कि उपरांत स्त्रीलिंग के बहुवचन रूप में ऊ की जगह ऊ की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है, बहुवचन में। जैसे कि ये है आपका वधु और इसका क्या हो जाएगा आपका वधुएं, बहू का बहुएं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर अभी हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा आप सभी को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और मतलब कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। पर आपको क्या करना है, आप आंसर्स को राइट कर लो, लिख लो और उसके बाद आप लोग रिवाइज कर लेना, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि आंसर में आपको क्या लिखना है।